हेलो एवरीवन। जेई क्लासेस मेरिट परिवार में मैं विश्वास शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उस पर हमने ध्यान दिया था कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, इस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स और उसका एक ओवरव्यू हमने पढ़ा था। तो उसी उसी सिलेबस का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम इंट्रोडक्शन है, हम आज ये टॉपिक आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन को हिंदी में परिचय बोला जाता है। तो किसका परिचय? सब्जेक्ट का परिचय। सब्जेक्ट कौन सा है? अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स का परिचय, किसी भी चीज का परिचय देते वक्त हम उसकी परिभाषा समझते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स को हिंदी में यांत्रिकी बोला जाता है। मैकेनिक्स की अगर परिभाषा पर ध्यान दिया जाए तो मैकेनिक्स की परिभाषा यह कहती है कि यह विज्ञान की वह शाखा है यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी पिंड पर लगने वाले विभिन्न बलों का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न बलों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। यह है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न बलों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तथा किसी पिंड पर लगने वाले बलों को समझा जाता है। मैकेनिक्स को अगर हम मुख्यतः विभाजित करें तो मैकेनिक्स हमें दो प्रकार की मिलती है। पहली स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को हिंदी में स्थिर विज्ञान या स्थैतिकी विज्ञान कहा जाता है। दूसरा है डायनामिक्स। डायनेमिक्स को गति विज्ञान कहा जाता है। डायनेमिक्स को भी अगर हम विभाजित करें तो डायनेमिक्स भी हमें दो प्रकार की मिलती है। पहला काइनेमेटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स को हिंदी में काइनेमेटिक्स को हिंदी में गति विज्ञान कहते हैं तथा काइनेटिक्स को हिंदी में बल विज्ञान कहा जाता है। अब हम अगर देखें स्टैटिक्स की परिभाषा, स्टैटिक्स को जैसे मैंने बताया, स्टैटिक्स को हिंदी में स्थिर विज्ञान या स्थिर यांत्रिकी कहते हैं। कोई भी पिंड या कोई भी बॉडी अगर स्थिर अवस्था में है तथा उस पर विभिन्न कोणों से या विभिन्न जगहों से बल लग रहे हैं। अगर आपने देखा होगा ट्रेन के जो पुल होते हैं, जो
कैंची नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, लोहे के पुलों पर जो आपने देखे होंगे ऐसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं, वो स्थिर अवस्था में होते हैं, परंतु उसके ऊपर जब कोई बल जाता है तो वो बल उन कैंची रूपी स्ट्रक्चर्स पर विभिन्न कोणों पर बट जाता है। उन्हीं का ही उन्हीं बलों का अध्ययन करने के लिए हम स्टैटिक्स का प्रयोग करते हैं। वहीं पर अगर वो पिंड गतिमान अवस्था में है, उस पिंड के अंदर कोई गति है तथा वो एक स्थिर गति से चल रहा है, तो हम उसको डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो सर अब आप पूछेंगे कि सर आपने डायनेमिक्स को दो भागों में विभाजित क्यों कर दिया, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स? तो मैं ये बोलूंगा कि काइनेमेटिक्स वह शाखा है, काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स की वह शाखा है जिसमें हम सिर्फ किसी भी पिंड की गति का अध्ययन करते हैं। वो पिंड जिस गति से चल रहा है सिर्फ उसी का ही अध्ययन किया जाता है। आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूं। मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ये गेंद है। इस गेंद पर मैंने एक बल का प्रयोग किया F। ये गेंद इस तरफ चलेगी, ये गेंद घूमती हुई इस तरफ आगे बढ़ेगी। तो जब ये इस तरफ आगे बढ़ेगी तो इसकी कोई गति होगी। मान लिया इसकी गति है 3 मीटर पर सेकंड। मैंने बल दिया था इसमें 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का धक्का दिया इस गेंद को, जिसके कारण इसके अंदर 3 मीटर प्रति सेकंड की गति आ गई और ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ने लगी। तो काइनेमेटिक्स में हम जो अध्ययन करेंगे वो इस गेंद की सिर्फ गति का अध्ययन करेंगे, 3 मीटर प्रति सेकंड का अध्ययन करेंगे, ना कि इस बल का। तो अगर इसको समझा जाए तो इसमें सिर्फ गति का अध्ययन होता है। वहीं पर काइनेटिक्स में अगर हम यही उदाहरण लें, बल हमने दिया 10 न्यूटन का और इसमें गति आई है 3 मीटर प्रति सेकंड की। तो इस काइनेटिक्स में इस पिंड पर गति का भी अध्ययन होगा तथा बल का भी अध्ययन होगा। हम इस चीज का अध्ययन भी करेंगे कि ये गेंद जिसने 3 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ी थी वो किस बल के कारण आई थी। ठीक है, तो आज हमने मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन देखा। मैकेनिक्स को मोटे मोटे तौर पे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। डायनेमिक्स को भी दो भागों में विभाजित करके देखा, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है, जब हमने मैकेनिक्स पढ़ा और सब्जेक्ट का नाम क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स, तो सर आप ये पूछेंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स में अंतर क्या होता है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स में मुख्यतः यही अंतर होता है कि मैकेनिक्स तो एक विज्ञान की वह शाखा है, परंतु अगर मैं इस मैकेनिक्स के विभिन्न नियमों को अपने आसपास के मशीनों में, उनके पुर्जों में अप्लाई कर दूं तथा उनसे एक निश्चित रिजल्ट प्राप्त कर लूं, तो वो अप्लाइड मैकेनिक्स कहलाती है। हमने मैकेनिक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई किया, इसलिए उसका नाम पड़ा अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की, यहां पे ध्यान दीजिएगा,
मैकेनिक्स विज्ञान की शाखा थी, अप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की शाखा है। अप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके द्वारा विभिन्न जिसके द्वारा मशीनों के मशीनों के विभिन्न पुर्जों पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। तो हमने सबसे पहले मैकेनिक्स की परिभाषा देखी, उसके बाद मैकेनिक्स के प्रकार देखे, मैकेनिक्स को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा अप्लाइड मैकेनिक्स की परिभाषा तथा मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स दोनों अलग अलग किस प्रकार से अलग अलग हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है उसका नाम है प्रमुख बिंदु। प्रमुख बिंदु, इसमें हम जो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको पहले समझेंगे तथा उनका एप्लीकेशन आगे देखेंगे। जैसे पहला है मैटर। इसकी परिभाषा आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ करके आए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। मैटर क्या होता है? हिंदी में से पदार्थ बोला जाता है। यह क्या होता है? कोई भी ऐसी वस्तु जो एक निश्चित आकार रखती हो तथा एक निश्चित आयतन घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। कोई भी एक ऐसी वस्तु जो एक निश्चित आकार रखती हो तथा एक निश्चित आयतन घेरती हो। जैसे ये मार्कर या हम खुद, हमारा एक निश्चित आकार है तथा हम एक निश्चित आयतन घेरते हैं, तो हम अपने आप को या इस मार्कर को पदार्थ कह सकते हैं। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन है वो है
पिंड, इंग्लिश में इसे पिंड, इंग्लिश में इसे बॉडी कहते हैं और हिंदी में इसे पिंड कहा जाता है। बॉडी या पिंड ये क्या होती है? बॉडी क्या है? विभिन्न कणों से मिलकर के बनने वाली एक निश्चित आकार की वह वस्तु जिस पर विभिन्न बलों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बॉडी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? यह पदार्थ का वह भाग है जिस पर विभिन्न बलों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है यानी अगली डेफिनेशन है वो है मास। मास क्या होता है? मास क्या होता है? किसी भी पिंड या किसी भी वस्तु के अंदर, कणों की कितनी संख्या है, वो वस्तु या कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु अपने अंदर कितने कण समाहित करती है, वो उसका मास कहलाता है। भाई जितने ज्यादा कण होंगे किसी वस्तु के अंदर उतना ही उसका मास होगा। क्या है मास? कोई वस्तु अपने अंदर कितने कण समाहित करती है, यह गुण उस वस्तु का मास कहलाता है। कोई वस्तु अपने अंदर कितने कण समाहित करती है, यह गुण उस वस्तु का मास कहलाता है। मास के बाद जो अगली डेफिनेशन आती है वो मास से ही बन करके निकलती है। क्या है? वेट। हिंदी में इसे भार बोलते हैं, इंग्लिश में इसे वेट बोलते हैं। वेट क्या होता है? भार किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा कोई वस्तु जिसके द्वारा पृथ्वी उस वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। यह वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचती है।
तो ये मुख्य डेफिनेशन, मुख्य परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद जो लास्ट डेफिनेशन है वो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, इसको हिंदी में दृढ़ पिंड कहा जाता है। दृढ़ पिंड, रिजिड मतलब दृढ़ और पिंड, बॉडी मतलब पिंड, दृढ़ पिंड। ये क्या है? यह है वह। चलिए इसको सबसे पहले समझते हैं और फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखो, इंजीनियरिंग में हम मुख्यतः उस पिंड पर अध्ययन करते हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार का विरूपण उन बलों के लगने के कारण ना हो। देखिए, मैं मान लीजिए ये एक पुर्जा है, ये किसी मशीन में लगने वाला है, ठीक है। तो अगर ये पुर्जा मशीन में लगने वाला है और इस पुर्जे पर फिर विभिन्न कोणों से बल लगेगा, तो कोई भी इंजीनियर या कोई भी इंजीनियर ये नहीं चाहेगा कि इस पुर्जे पर बल लगने के कारण ये विरूपित हो जाए। तो इससे बचने के लिए या इसका अध्ययन करने के लिए हमने एक इमेजिनरी बॉडी एज्यूम की, जिसको हमने रिजिड बॉडी कहा या दृढ़ बॉडी। एक्चुअल में रिजिड बॉडी कोई नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम बलों के लगने के कारण वो बॉडी विरूपित होती है, हर बॉडी विरूपित होती है। पर रिजिड बॉडी हमने एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसा पायदान स्थापित किया जिसके द्वारा हम इस बॉडी से बाकी सभी बॉडीज कंपेयर करते हैं। तो दृढ़ बॉडी, दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी क्या होती है? यह वह पिंड होता है जो विभिन्न बलों के लगने के कारण भी विरूपित नहीं होता, जो विरूपित नहीं होता। आप कितना भी बल लगा लीजिए, रिजिड बॉडी विरूपित नहीं होगी। पर क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हर बॉडी, हर पिंड किसी न किसी बल के मान के कारण वो विरूपित होती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि रिजिड बॉडी एक इमेजिनरी बॉडी है। एक्चुअल में रिजिड बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसको दबाऊं, अगर इसको दबाऊं या खींचूं तो ये बॉडी विरूपित नहीं होगी। ये विरूपित नहीं होगी तो क्या मैं इसे रिजिड कह सकता हूं? नहीं जी नहीं, इसको रिजिड बॉडी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये बॉडी सिर्फ मेरे बल लगाने के कारण विरूपित नहीं होगी। पर अगर मेरे लगाए हुए बल से ज्यादा कोई और बल लगाए तो हो सकता है ये विरूपित हो जाए, हो सकता है ये दब जाए, हो सकता है इसकी लंबाई में अंतर आ जाए, हो सकता है इसकी चौड़ाई में अंतर आ जाए। तो रिजिड बॉडी एक्चुअल में कोई बॉडी नहीं होती है, रिजिड बॉडी एक इमेजिनरी बॉडी होती है। इसी के ही कंपैरिजन में हम इंजीनियरिंग बॉडीज को कंपेयर करते हैं।
ये आपकी 5 डेफिनेशन थी। इन डेफिनेशन को अच्छे से समझकर याद कीजिएगा। रिजिड बॉडी, मैटर, मास, ये आपको आगे भी जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में स्पेशली मैकेनिकल, केमिकल या सिविल के बच्चे जाएंगे तो ये टर्म्स, ये पद आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। जब हम सोम पढ़ेंगे, एसएम पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तब हम इन पदों को फिर से देखेंगे। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ मोशन या गति के प्रकार। अगर गति के प्रकार के बारे में विभाजित किया जाए तो ये हमें 3 प्रकार में विभाजित करने को मिल सकती है। कौन कौन सी? पहला है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन, और तीसरा है मिक्स्ड मोशन। इन तीनों के आपको उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर कोई एक बॉडी है, इस पर मैंने एक बल लगाया F, इस पर मैंने एक बल लगाया F। ये बॉडी इस जगह से यहां पे आ गई, तो जिस दिशा में मैंने बल लगाया है उसी दिशा में अगर वो ट्रांसलेट कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो उस मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन का एग्जांपल क्या है? मान लीजिए आपके पास ये एक पिंड है गोलाकार आकार का, इसको अगर मैंने घुमा दिया, पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो ये बॉडी अपनी एक्सिस पर घूमती रहेगी, परंतु ना तो ये आगे जा पाएगी ना ही ये पीछे आ पाएगी, अपनी ही धुरी पर घूमती रहेगी। तो वो क्या मोशन कहलाता है? रोटेशनल मोशन। मिक्स्ड मोशन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास ये एक पिंड है, आपने इसको बल दिया, फोर्स दी, जिसके कारण ये आगे बढ़ी, तो ये बॉडी जब आगे बढ़ेगी तो ये बॉडी ऐसे नहीं जाएगी, ये बॉडी ऐसे घूमती हुई आगे बढ़ेगी। तो ये इस वाले मोशन में ये रोटेशनल मोशन भी दे रही है, मतलब अपनी धुरी पर भी घूम रही है, और ट्रांसलेटरी भी दे रही है, मतलब आगे भी बढ़ रही है। तो ये क्या कहलाता है? मिक्स्ड मोशन। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, परंतु ये आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं।
क्वेश्चन में आएगा रोटेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वो ट्रांसलेटरी मोशन कह रहा है तो वो कैसे वो बॉडी क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ रही होगी। इसके बाद कुछ और बिंदु हैं, जैसे जैसे स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? किसी भी एक इकाई समय में, किसी भी एक इकाई समय में किसी भी पिंड की चली गई दूरी, किसी भी पिंड की चली गई दूरी चाल या स्पीड कहलाती है। तो क्या है? यह किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी होती है। फिजिक्स में आप लोग पढ़ के आए होंगे कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसकी कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ उसका मान होता है। तो चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होगा, जैसे 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड के केस में आपको कभी ये नहीं कहा जाएगा कि पूर्व की दिशा में 15 मीटर पर सेकंड या पश्चिम की दिशा में 15 मीटर पर सेकंड। ये सिर्फ चाल में सिर्फ आपको एक मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, जैसे कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आगे बढ़ रहा है, वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है, किस तरफ आगे बढ़ रहा है, वो आपको इस चाल में या स्पीड में पता नहीं चलेगा। दूसरा बिंदु है वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड की ही एक सदिश रूप है। सदिश रूप मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी स्पीड का ही एक वेक्टर वर्जन है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यह किसी वस्तु या पिंड के द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है। यह एक सदिश राशि है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि स्पीड क्या है? एक अदिश राशि है। वेलोसिटी क्या है? एक सदिश राशि है। इसके साथ आपको हमेशा एक डायरेक्शन मिलेगी,
किस डायरेक्शन में कोई पिंड कितनी गति से आगे बढ़ रहा है, कितनी चाल से आगे बढ़ रहा है, इसमें आपको कोई डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं मिलेगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, तो ये आप स्पीड और वेलोसिटी में अंतर समझ पाए। इसके बाद जो आगे हम अगले लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, हम उन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं। वेक्टर्स, मान लीजिए कोई वेक्टर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, कोई वेक्टर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो हम उन्हें कैसे जोड़ेंगे तथा उनकी एक निश्चित दिशा क्या होगी उसे हम समझेंगे। उसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उन वेक्टर्स को जोड़ने के लिए क्या नियम लागू होते हैं, कौन सा नियम है जिसके तहत उन वेक्टर्स को जोड़ा जाता है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।